हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं ताकि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट को कैप्चर कर सकें और जो फॉल्स ब्रेकआउट है उस ब्रेकआउट से हम बच सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना। देखिए, ब्रेकआउट होता क्या है, पहले इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रेकआउट रेफर्स टू व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट मूव्स अबव ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। यानी कोई भी रेजिस्टेंस एरिया अगर हमने आइडेंटिफाई करके रखा है पहले से, उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर वो क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर वो प्राइस बढ़ता चला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये एक ब्रेकआउट हुआ। और मूव्स बिलो एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर वो उस सपोर्ट एरिया को अपने ब्रेकआउट देता है, यानी वो डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो जो मेजर सपोर्ट एरिया है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं, तो वो भी एक हमें ब्रेकआउट मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, कोई एक पार्टिकुलर लेवल था, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये रेंज उसका एक रेजिस्टेंस का रेंज है। इसको हम रेजिस्टेंस 1 के नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इस रेजिस्टेंस के पास आते ही प्राइस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिव थे। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गया। और फिर जब ये अटेम्प्ट दूसरी बार अटेम्प्ट करेगा, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास से नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब देखिए तीसरी बार क्या कंडीशन हो सकते हैं, उस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी बार कंडीशन ये रहेगा कि जब कभी प्राइस इस रेंज में आएगा जो हमने पहले इसका रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन अगर नहीं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ मूव कर जाए, या फिर यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। यही होता है कि जो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस उसके एबव मूव करके और ऊपर चलता हुआ चला जाए, तो हम मानते हैं कि ये एक ब्रेकआउट हुआ। ये तो हुआ ऊपर के साइड में ब्रेकआउट, और यही कंडीशन नीचे के साइड में भी होता है। जैसे कि कोई भी प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था और वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। नीचे की तरफ जब मूव करना शुरू किया तो नीचे हम कोई एक अपना सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके रखेंगे, ये मेजर सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। और हुआ भी वैसा ही, प्राइस यहाँ पर आकर अपने सपोर्ट एरिया के पास आकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब भी प्राइस नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, भी हमारे यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि जो प्राइस है यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। लेकिन जब तीसरा कंडीशन हम देखेंगे कि अगर प्राइस फिर से नीचे की तरफ आता है और फिर से उसी सपोर्ट एरिया में आता है, तब यहाँ भी दो कंडीशंस रहेंगे। यहाँ भी सेम जो दो कंडीशन मैंने ब्रेकआउट में बताए थे ऊपर के साइड में, वही कंडीशन यहाँ भी रहेगा। नहीं तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ चला जाए, या फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल दिखाए हमें डाउन साइड में और फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ये दो कंडीशंस रहते हैं और इसी चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं कि ये हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वी कैन बाई अबव द रेजिस्टेंस और वी कैन सेल बिलो द सपोर्ट एरिया। यानी जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले तब हम वहां से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और जब भी हमें अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे तब हम यहाँ से अपना एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। ये दो चीज हुआ ब्रेकआउट में। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हो रहा है तो बाइंग करेंगे, ब्रेकआउट नीचे के साइड में होता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, और नीचे के साइड में जो ब्रेकआउट होता है उसको हम ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम एक ग्राफ की मदद से, ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ब्रेकआउट दिखता कैसा है। उसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट, उसके लिए हम ये एक चार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेम कंडीशन हो रहा है। प्राइस एक बार यहाँ से रिएक्ट करके अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये अपने एक पहला रेजिस्टेंस एरिया में आ चुका। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला सेलिंग प्रेशर, यानी हेवी सेलर्स यहाँ पर एक्टिव थे
यहाँ से वो सेलिंग करना शुरू किया तो प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब जब प्राइस यहाँ से फिर से अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए तो वो इसी रेजिस्टेंस के जोन में आकर ट्रैप हुआ और यहाँ से हमें एक फिर से सेम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और जब प्राइस यहाँ से फिर से तीसरी बार अटेम्प्ट किया तो यहाँ से तीसरी बार में भी लोगों का वही एक्सपेक्टेशंस था कि प्राइस यहाँ से फिर से डाउनसाइड मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा। यानी यहाँ पर हमें देखने को मिला ब्रेकआउट। प्राइस में हम देख सकते हैं कि ये एक ग्रीन कैंडल, लंबा ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के साथ साथ जो ये रेंज था, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग भी देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और फिर प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला गया। तो ये हुआ एक ब्रेकआउट। एक अच्छा ब्रेकआउट हमें इस पर्टिकुलर इमेज में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस का जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको रेजिस्टेंस 1 और इसको रेजिस्टेंस 2 मान लेते हैं। तो जब तीसरी बार वो अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आया तब हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला और इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला और फिर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता हुआ दिखा। तो ये हुआ ब्रेकआउट। अब सेम कंडीशन डाउनसाइड में भी होता है। डाउनसाइड का केस भी हम देखेंगे। अब देख लेते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। अब फॉल्स ब्रेकआउट का अगर हम डिफिनेशन की बात करें, फॉल्स ब्रेकआउट ऑकर्स व्हेन द प्राइस मूव थ्रू एन identified level of support and resistance but doesn't have enough momentum to maintain its right action। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। इसको मैं थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करूँ। जो हमने ये आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये रेजिस्टेंस 1 है, मेजर रेजिस्टेंस, और ये मेजर रेजिस्टेंस 2 है। और हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस जब तीसरी बार इसी रेजिस्टेंस एरिया में आएगा तब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर प्राइस यहीं से नीचे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। यानी रेजिस्टेंस फेस करके इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और प्राइस का जो मूवमेंट है वो डाउनसाइड हो जाएगा। लेकिन जब तीसरी बार प्राइस यहाँ पर आता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ और क्लोजिंग के बाद सबका एक्सपेक्टेशन हुआ कि ये ब्रेकआउट है और प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करेगा। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होगा कि क्लोजिंग इसके ऊपर तो हुआ, लेकिन उसके बाद से जो प्राइस का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। यानी फिर से वो इसी लेवल पर आके एक रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन इस बार जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस R1 और R2 आप देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। इसके पास इतना अच्छा मोमेंटम नहीं था, इसके पास इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और इस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, जो प्राइस लेवल है, उसके ऊपर हायर प्राइस पर ट्रेड कर सके। तभी हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। जो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको भी हम एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो देखिए, ये जो कंडीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में हमें एक बहुत बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला। इस एरिया में हमें एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिला। रेड कैंडल के बाद सबको लगा कि जो ये जोन है, ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये जोन ब्रेक हो गया। प्राइस यहाँ से एक्सपेक्ट किया गया कि डाउन साइड में ब्रेकआउट आया, यानी ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे मूव करेगा फर्दर। लेकिन यहाँ पर ठीक जो उसका अगला कैंडल है, वो कैंडल एक हेवी ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनने के साथ प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला गया। तो ये था फॉल्स ब्रेकआउट, फेकआउट। इसको फेकआउट भी हम बोल सकते हैं या बोलते हैं। देखिए, जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ये रेजिस्टेंस पे सबको एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइस यहाँ से
डाउनसाइड में मोमेंटम देगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है, अब देखिए ये जो कैंडल बना, ये जो प्रीवियस कैंडल था, यानी प्रीवियस जो रेंज था रेजिस्टेंस का, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बना और कंटिन्यूअस दो हमें रैली कैंडल देखने को मिलता है, यानी प्राइस में एक देखने को मिला, यानी रैली कैंडल देखने को मिला। और ठीक उसके बाद जो कैंडल बना वो वहां से हमें एक हमेशा रेड कैंडल देखने को मिला और प्राइस का जो मूवमेंट हुआ वो नीचे की तरफ होता चला गया। तो ये दो कंडीशन जो हैं ये फेक आउट के हैं, यानी फेक ब्रेकआउट के कंडीशंस हैं। और देखिए इसी इसी ग्राफ में आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट भी दिखाया गया है। यहाँ पे जब मोमेंट फिर से मोमेंटम आया डाउन साइड में, वो कंटिन्यूअस ड्रॉप कैंडल बनाता हुआ चला जा रहा था, यानी ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। और जो ये लेवल था, इस चीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है। हमने उसे हमने प्रीवियस पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जो मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाकर यू टर्न ले ले तो उसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर रेजिस्टेंस को फेस करना बोलते हैं। अब इस कंडीशन में भी यहाँ पर 3 ड्रॉप कैंडल लगातार बना और उसके बाद जो ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था जिसको हमने ड्रॉ कर रखा था, इस चीज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू भी रहा, इस चीज को बोलते हैं हम ब्रेकआउट। और जो ये दोनों कंडीशन थे, कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, ये आपको यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखा रहे थे अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में। ये तो रहा फेक ब्रेकआउट को कैसे हम पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखते हैं हम कि फेक ब्रेकआउट यानी फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि पीछे का कारण क्या होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो देखिए when the price close देखिए when the price close above the trend line but there is an opposite response from the seller which result into a big wick, यानी इसके कहने का मतलब है कि जब प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्रॉ कर रखा था, प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था और इसका हमने ये रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा था, इसका मैंने मार्किंग भी कर दिया R1 से और ये R2 से, ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया थे। अब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस इसके ऊपर आएगा, यानी इसके पास आएगा तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, एक क्लोजिंग वो इसके पास दे दिया, ऐसा कैंडल बना और हमें लगा कि ये एक ब्रेकआउट है। उसके बाद जो अगला कैंडल बना, या फिर ये सेम कैंडल में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अगला कैंडल ही होना चाहिए, सेम कैंडल में भी हो सकता है। देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए अगला कैंडल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो कैंडल बना, यहाँ पर मान लीजिए गैप अप हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट के पास गैप अप ओपन हुआ और जब मार्केट का क्लोजिंग हो रहा था, क्लोजिंग के टाइम जो कैंडल बना वो एज टाइप का बन गया। ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें सीधा लग रहा है कि ऊपर की तरफ रिजेक्शन देखने को मिला, यानी बिग विक हमें देखने को मिला, एक ऐसा कैंडल, यानी ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और जो कैंडल बना इस टाइप का कैंडल बन गया। तो ये जो बिग विक इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हावी हो गए हैं यहाँ पर, वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस इसके ऊपर मूव करे। तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, इस चीज़ में समझ जाना चाहिए। और जो हम इसमें बाइंग करके बैठे हैं उस बाइंग से हमें निकल जाना चाहिए, ताकि हमें एक बड़ा नुकसान होने से या फिर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा दिन उसमें ना रखने में हमें अच्छा मिले। अब देखिए और दूसरा तरीका क्या है फेक ब्रेकआउट को पहचानने का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है 1 डे का टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये दोनों हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे थे। अब कोई 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हो ब्रेकआउट के पास, ये ब्रेकआउट था और ठीक इसके ऊपर
यहाँ पर भी हमें एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन अवेलेबल हो। तो इस चीज़ से भी पहचान में आ जाना चाहिए कि हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है कि फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आपको चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन और डिमांड जोन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानते हैं। हायर ब्रेकआउट में हमें एक दो चीज़ और चाहिए, यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या फिर कोई भी ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, उसका कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कि नहीं। हर एक ब्रेकआउट में हमें वॉल्यूम जरूर देखना चाहिए। अगर इसमें वॉल्यूम ही नहीं है और हम देख रहे हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर चलते जा रहा है और इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, यानी वो एक ब्रेकआउट नहीं है, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और ब्रेकआउट के साथ साथ हमें उस पर्टिकुलर कैंडल के पास एक वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो वो सोने पर सुहागा है, यानी वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। वहाँ पर उस वॉल्यूम के पास में भी कुछ दिन प्राइस वहीं पे ट्रेड करता रहे, ना ज़्यादा वहाँ से मूवमेंट ना हो, लेकिन हमें उसी कंडीशन में एक अच्छा वॉल्यूम जब मिल रहा है तो हमें उसे ब्रेकआउट अच्छा समझना चाहिए। और देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस टेस्ट हॉल्स बिफोर द ब्रेकआउट टर्न्स आउट टू द वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे ये एरिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का जोन था, रेजिस्टेंस जोन से प्राइस डाउन साइड में रिजेक्ट करते हुए आ रही थी, और जब ये प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, और रेजिस्टेंस के पास ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, तब हम मान सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पर। यानी प्राइस को यहाँ पे होल्ड ले रहा है, होल्ड लेने की वजह से ये हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें टूटा पैसे देखने को मिले और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हुआ चला जाए, हायर टाइम फ्रेम पे, हायर प्राइस पे वो ट्रेड करता हुआ चला जाए, फिर शायद वो फिर से कभी इस प्राइस पर आ ही ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सेम कंडीशन लेते हैं, यहाँ से ये प्राइस रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा था, और नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। डिमांड जोन को हम डीजेड से लिखते हैं, यानी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम यानी 1 वीक या 1 मंथ का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस डिमांड जोन से रिएक्ट करके ऊपर आ रही है और फिर यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा होल्ड कर रही है। दो कंडीशन है, एक तो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करके नीचे से ऊपर आ रही है, और फिर जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड भी कर रही है। तब ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट। अब हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको सीखना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा। ये तो रहा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आते हैं हम कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम ले सकते हैं ट्रेड। तो देखिए सबसे पहले आपको आपके ट्रेड का पर्पस पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम आप 10 मिनट और 15 मिनट कैंडल को देकर आइडेंटिफाई कीजिएगा। जो हायर टाइम फ्रेम है वो 1 आवर या फिर 75 मिनट के टाइम फ्रेम का होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम आपका 1 आवर और 75 मिनट का हो जाएगा, और जो हायर टाइम फ्रेम है वो आपका 1 डे का होगा।
और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 5 मंथ 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर 1 साल से नीचे का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके लिए आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है वो वीकली चार्ट का होगा, और जो हायर टाइम फ्रेम है वो मंथली चार्ट का होगा। आप जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर आप कैसा ट्रेड ले सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पर्पस ऑफ ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप वीकली और मंथली ग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट और फर्स्ट ब्रेकआउट में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप उससे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इंट्राडे कॉल और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग स्टॉक्स चूज करके दिए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।